हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार, राधे कृष्णा। हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर मानव भूगोल का विकास और उसके उपागम, उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया। उसके बारे में हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से मानव भूगोल का विकास हुआ और मानव भूगोल को जानने के कौन कौन से उपागम हैं। भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल को जानने के लिए कौन कौन से उपागमों का उपयोग किया, उन सब के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। आज हम लोग मानव भूगोल का विषय क्षेत्र पढ़ेंगे और उसके तत्व पढ़ेंगे, अर्थात मानव भूगोल का विषय क्षेत्र एवं तत्व, स्कोप एंड एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अब देखिए, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है। तो विषय क्षेत्र, चूंकि हर विषय का विस्तृत विषय क्षेत्र होता है, ऐसे ही मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो क्या है, विस्तृत रूप से है। तो उसके अंदर क्या शामिल करते हैं कि किसी भी विषय का जो अध्ययन क्षेत्र है, किसी भी विषय का अध्ययन क्षेत्र है, उसमें समस्त तथ्यों को सम्मिलित करके पूर्ण किया जाता है। अर्थात किसी भी विषय का अगर अपने को अध्ययन क्षेत्र या अध्ययन करना है, उस विषय का विस्तृत अध्ययन करना है, तो उसके अंदर समस्त तथ्यों को सम्मिलित करके उस अध्ययन क्षेत्र को क्या किया जाता है, पूर्ण किया जाता है। और चूंकि मानव भूगोल एक विकसित विषय है और इसके अंदर निरंतर जो है विकास होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन इसके अंदर मानव भूगोल के अंदर नए तथ्य शामिल होते जा रहे हैं। तो मानव भूगोल के अंदर जो है मुख्य रूप से इन 3 तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात मानव भूगोल कितने तथ्यों का अध्ययन करेगा, 3 तथ्यों का मुख्य रूप से या विशेष रूप से अध्ययन करता है। तो 3 प्रकार के तथ्य कौन से हैं। पहला जो तथ्य है मानव, अर्थात मानव वर्ग एवं समाज। ठीक है, मानव, फिर मानव का वर्ग हो गया, समूह हो गया, और उस समूह से क्या बन गया, समाज बन गया, तथा मानव की क्षमता एवं कार्य। फिर वो मानव वर्ग क्या करता है कि उसकी कार्य करने की क्षमता कैसी है, भौतिक पर्यावरण के प्रति या भौतिक वातावरण के प्रति। तो मानव की क्षमता एवं उसके कार्य, किस तरीके से वो उस भौतिक पर्यावरण के अंदर कार्य करता है, उसकी क्या क्षमता है, उसका अध्ययन करता है। अर्थात भौतिक पर्यावरण से किस तरीके से मानव जो है वो संघर्ष करके अपने आप को समायोजित करने का प्रयास करता है, इसका अध्ययन इसके अंदर करते हैं। दूसरा जो तथ्य है, मानव की क्षमता प्लस कार्यों का प्राकृतिक वातावरण से समायोजन। अभी अपन ने चर्चा की कि मानव की क्षमता कितनी है उस भौतिक पर्यावरण के प्रति, और कार्यों का या उसके कार्य किस तरीके के हैं भौतिक पर्यावरण के प्रति या प्राकृतिक वातावरण से, वो किस तरीके से समायोजन करता है। और फिर उसके बाद नंबर 3, जब वो समायोजन कर लेता है, कौन, मानव, किसके प्रति, उस भौतिक वातावरण के प्रति या उस भौतिक पर्यावरण के प्रति जब वो समायोजन कर लेता है, तो मानव और जब प्राकृतिक वातावरण के बीच में समायोजन की प्रक्रिया होती है, तो फिर किसका निर्माण होता है, सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि कुछ भूदृश्य जो हैं वो तो होंगे प्राकृतिक वातावरण द्वारा निर्मित, और फिर मानव क्या करता है, उस भौतिक पर्यावरण के प्रति क्या करता है, अंतर क्रिया करता है, और कुछ अपने भी क्या करता है, भूदृश्य निर्मित करता है। जब मानव अपने खुद के भूदृश्य जब निर्मित करने लगता है, तो फिर उसके बाद किसका निर्माण होता है, एक सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण होता है। किस तरीके से, जैसे उसका रहन सहन है, उसका खान पान है, तो वो भिन्न प्रकार का आपको मिलेगा। तो संस्कृति हो गई ना। अब किसी प्रदेश की संस्कृति भिन्न प्रकार की है, किसी दूसरे प्रदेश की संस्कृति भिन्न प्रकार की है, उसका रहन सहन, उसका खान पान, उसकी जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं वो क्या हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। तो इन सब का अध्ययन किसके अंदर कौन करता है, मानव भूगोल करता है। तो मुख्य रूप से मानव भूगोल जो है इन 3 तथ्यों का अध्ययन करता है। अब इस डायग्राम के अंदर देखिए, एक तो दे रखा है प्राकृतिक वातावरण, और फिर उसके बाद क्या दे रखा है, सांस्कृतिक वातावरण। तो चूंकि प्राकृतिक वातावरण के बारे में अपन ने बहुत
जान लिया कि प्राकृतिक वातावरण क्या होता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। इस प्राकृतिक वातावरण के अंदर मानव क्या करता है, कालिक अनुक्रिया करता है, ठीक है ना। समय के साथ जैसे मानव की उत्पत्ति होती है, फिर मानव की जैसे ही उत्पत्ति होती है तो वो धीरे धीरे उस पर्यावरण से क्या करता है, संघर्ष करता है, और जैसे ही संघर्ष करता है तो फिर उसके बाद सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण होता है। भाई एकदम से तो है नहीं कि मानव की उत्पत्ति हो गई और वो तकनीकी रूप से जो है ना डायरेक्ट विकसित हो गया और वातावरण के प्रति समायोजन उसने कर लिया आसानी से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक क्रम के अनुसार उसने क्या किया, इस वातावरण के साथ समायोजन किया। फिर उसके बाद मानव भौतिक पर्यावरण से क्या करेगा, प्रक्रिया करेगा और फिर सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करेगा। तब देखना दोनों जगह एरो लगा हुआ है। तो मानव क्या करता है, इस भौतिक पर्यावरण से प्रक्रिया करता है, अर्थात मानव क्या करेगा, इस भौतिक पर्यावरण को प्रभावित करेगा और भौतिक पर्यावरण क्या करेगा, मानव को प्रभावित करेगा। अर्थात सांस्कृतिक जो वातावरण है वो भौतिक वातावरण को प्रभावित करेगा और जो प्राकृतिक वातावरण है वो किसको करेगा, सांस्कृतिक वातावरण को प्रभावित करेगा। और फिर उसके बाद वातावरण का क्या होता है, समायोजन। तो ये तो चूंकि आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि प्राकृतिक वातावरण से मानव जो है वो किस तरीके से अपने आप को समायोजित करता है। अब देखिए, इन सब का अध्ययन करने के बाद उपयुक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मानव भूगोल के अंदर मुख्य रूप से 7 तथ्यों का अध्ययन शामिल है या 7 तथ्यों को शामिल किया जाता है। 7 तथ्य कौन कौन से हो गए। पहला जो तथ्य है वो कौन सा है, जनसंख्या एवं उसकी विशेषताएं, यानी कि मानव भूगोल जो है वो किसका अध्ययन करेगा, जनसंख्या के वितरण का अध्ययन करेगा, ठीक है, उसके अधिवासों का वर्णन करेगा, उसके प्रवास का वर्णन करेगा, ठीक है, वहां पर परिवहन जो है कार्य किस तरीके का है उसका अध्ययन करेगा। तो जनसंख्या का वितरण हो गया ना, जनसंख्या का घनत्व हो गया। फिर उसके बाद उसकी विशेषताएं, अर्थात जो नर नारी हैं उनका अनुपात क्या है, शिशुलिंग अनुपात क्या है उस क्षेत्र का, वहां पर घनत्व किस प्रकार का है, अधिक है या कम है, उन सब का अध्ययन किसके अंदर करते हैं, जनसंख्या एवं उसकी विशेषता। कहने का मतलब मानव भूगोल का जो पहला तथ्य है वो जनसंख्या एवं उसकी विशेषताओं का अध्ययन करना है, उसके बारे में जानना है। दूसरा जो तथ्य है वो कौन सा है, प्राकृतिक वातावरण के तथ्यों एवं मानव के समायोजन का अध्ययन करता है। कौन, मानव भूगोल। कैसे, तो प्राकृतिक वातावरण के जो तथ्य हैं उसका अध्ययन करता है मानव भूगोल, और फिर उसके बाद मानव के क्रियाकलापों का भौतिक प्रक्रिया के अंदर जो क्रियाकलाप होते हैं उसका भी अध्ययन करता है। कौन, मानव भूगोल करता है। और इसके अंदर क्या क्या शामिल है, जैसे प्राकृतिक संसाधन है, खनिज है, जल है, मिट्टी है, वो सब किसके अंदर आते हैं, इसी के अंदर आते हैं। तो ये दूसरा तथ्य हो गया मानव भूगोल का। तीसरा जो तथ्य है वो है सांस्कृतिक वातावरण या भूदृश्य। अब मानव भूगोल ने जितने भी भूदृश्य निर्मित किए हैं वो क्या, कौन से दृश्य कहलाएंगे, मानव निर्मित भूदृश्य कहलाएंगे। और उन मानव निर्मित भूदृश्यों को क्या कहते हैं, सांस्कृतिक वातावरण के नाम से हम उसको जानते हैं। तो किस तरीके से सांस्कृतिक वातावरण या भूदृश्य का अध्ययन, यानी कि मानव भूगोल उसका अध्ययन करेगा, किसका, कि मानव ने कौन कौन से भूदृश्यों का निर्माण किया है, उन सब का अध्ययन करेगा मानव भूगोल। फिर उसके बाद जो चौथा जो है तथ्य, संसाधन उपभोग एवं नियोजन। तो संसाधन यानी कि मानव क्या करता है, मानव इस भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित है, यानी कि अंतर क्रिया करता है। और जब अंतर क्रिया करता है तो जो संसाधन उपभोग हैं वो संपूर्ण मानव को समान रूप से वितरित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उन सब के बारे में जानना मानव भूगोल का उद्देश्य है। ठीक, फिर उसके बाद जैसे अपन एग्जाम्पल लें इस चीज का, तो जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, यूरोपीय देश हैं, उन्होंने क्या किया, अपने संसाधनों का क्या किया, अच्छे तरीके से उनका उपयोग किया और उपयोग कर करके मानव को विकसित किया या अपने आप को विकसित किया।
फिर अपने आप को विकसित करने के बाद क्या हुआ, जो अन्य मानव समाज हैं अर्थात अन्य जो कंट्रीज हैं उनको भी आगे बढ़ने को प्रेरित किया, विकसित करने को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो फिर उसके बाद संसाधन उपभोग हो गया और फिर उसके बाद उनका नियोजन की जो प्रकृति के अंदर मानव जो असंतुलित तरीके से जो विकास कर रहा है उसका भी मानव भूगोल क्या करेगा, उसका अध्ययन करेगा। ठीक है ना, कि भाई किस तरीके से इन प्राकृतिक संसाधनों का अपने को उचित तरीके से उपयोग करना है। फिर उसके बाद नंबर 5 है वातावरण के तथ्यों का कालिक विकास क्रम। जो भी वातावरण के जो कालिक तथ्यों का जो कालिक विकास क्रम है उसका अध्ययन भी कौन करेगा, मानव भूगोल करेगा। कैसे करेगा, पर मानव की जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति काल से लेकर के यानी कि प्राचीन काल से लेकर के आज तक, ये तो है नहीं कि मानव जैसे मानव की उत्पत्ति हुई और उत्पत्ति होने के तुरंत बाद जो है वो एकदम तकनीकी रूप से विकसित हो गया। तो मानव ने धीरे धीरे क्या किया, तकनीकी रूप से धीरे धीरे रूप से वो आगे बढ़ा और फिर उसके बाद आज विकसित रूप में, और आज भी क्या है, विकसित की ओर आगे बढ़ रहा है। तो वातावरण के तथ्यों का कालिक विकास क्रम, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर अपन बात करें तो पहले जो है जो जल था, भूमिगत जो जल था उसको कुओं के माध्यम से निकालते थे। ठीक, फिर उसके बाद रहट जो है प्रक्रिया प्रणाली जो है वो आई, फिर उसके माध्यम से पानी निकालने लग गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, हैंडपंप जो हैं उनके माध्यम से पानी को बाहर निकालने लग गए। अब आधुनिक जो तकनीक है उसके अंदर क्या है, जिसे अपन बोरिंग बोलते हैं, उसके माध्यम से भूमिगत जल को क्या निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। तो एक क्रमबद्ध तरीके से विकास हो गया ना मानव का, मतलब क्रमबद्ध तरीके से क्या किया उसने, विकास किया। तो इसका अध्ययन भी कौन करेगा, मानव भूगोल करेगा। तो ये तथ्य भी इसके अंदर शामिल होगा। फिर उसके बाद नंबर 6 जो है मानव भूगोल के भूदृश्यों का क्षेत्रीय वितरण अथवा अर्थात स्थानिक संगठन। क्षेत्रीय वितरण का मतलब इस पृथ्वी के धरातल पर जो मानव निवास है वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंदर भिन्न भिन्न तरीके से वितरित है। ये हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर जो मानव निवास है वो भिन्न प्रकार से वितरित है, यूरोप महाद्वीप के अंदर भिन्न प्रकार से वितरित है और एशिया महाद्वीप के अंदर भिन्न प्रकार से वितरित है। तो वहां पर जो एग्रीकल्चर है, कृषि का अगर अपन एग्जांपल लें तो कृषि की अपन भारत के अंदर बात कर लेते हैं। तो भारत के अंदर पंजाब, यूपी और हरियाणा उस क्षेत्र की बात करें तो वहां पर नदियां बह रही हैं और उन नदियों से क्या निकाली गई है, नहरें निकाली गई हैं और नहरों के माध्यम से सिंचाई करके वहां पर कृषि की जाती है, जो कि वर्षा से भिन्न प्रकार की कृषि होगी। फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल और बिहार की बात करें तो वहां पर जूट की कृषि होती है सबसे ज्यादा, तो वो भिन्न प्रकार का एक क्षेत्र हो गया। अब नंबर जो 7वां जो तथ्य है मानव भूगोल के अंदर, क्षेत्रीय स्थानिक संगठनों के अंतरा स्थानिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात उपर्युक्त जितने भी तथ्य हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे गेहूं का अगर अपन एग्जांपल लें तो भारत के अंदर गेहूं की कृषि होती थी, फिर उसके बाद जो मैक्सिको वहां से गेहूं का बीज ला करके और फिर उसके बाद उत्पादन के अंदर क्या किया गया, बढ़ोतरी की गई। तो एक दूसरे से संबंधित हो गए दोनों तथ्य। तो इन सब का अध्ययन भी किसके अंदर करते हैं, मानव भूगोल के अंदर करते हैं। तो मुख्य रूप से मानव भूगोल के अंदर कितने तथ्य शामिल हैं, 7 तथ्य जो हैं वो मानव भूगोल के अंदर शामिल हैं। और ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो तथ्य हैं उसका मुख्य उद्देश्य है मानव भूगोल इन सब का क्या करता है, अध्ययन करता है। अब देखिए तत्व क्या होते हैं। तत्व की अगर अपन बात करें तो अब जो मानव है वो प्राचीन काल से लेकर के और आज तक की अगर अपन बात करें तो धीरे धीरे उसने क्रमिक रूप से क्या किया है, विकास किया है। और फिर उसके बाद उसने विज्ञान और तकनीकी माध्यम से अपने आप को विकसित करने का प्रयास किया है। अब प्रारंभिक अवस्था में यानी कि प्राचीन काल के अंदर
मानव की जो है आवश्यकताएं सीमित थी, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन जैसे जैसे मानव जो है धीरे धीरे विकसित होता गया, उसकी इच्छाएं या जो आवश्यकताएं हैं वो भी क्या होने लग गई, बढ़ने लग गई। अब जैसे ही इच्छाएं और आवश्यकताएं बढ़ने लग गई तो जो नए नए तथ्य हैं, जो नए नए तत्व हैं, वो उसके अंदर क्या होने लग गए, समावेशित होने लग गए या जुड़ने लग गए मानव भूगोल के अंदर। तो इन संपूर्ण जो तत्व जुड़ते हैं मानव भूगोल के अंदर, उसी का अध्ययन अपन करते हैं मानव भूगोल के अंदर। जैसे तत्व का तात्पर्य क्या हुआ, तत्व का मतलब होता है विषय सामग्री को सूक्ष्म रूप में प्रदर्शित करने से है। विषय जो सामग्री है यानी कि मानव भूगोल की जो विषय सामग्री है, जो मानव की आवश्यकताएं हैं, जो दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, उनका सूक्ष्म रूप से क्या करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, यानी कि मानव भूगोल उनका सूक्ष्म रूप से अध्ययन करेगा। यही क्या कहलाते हैं, मानव भूगोल के तत्व कहलाते हैं। अब मानव भूगोल के जो तत्व हैं उनको ध्यान में रखते हुए भिन्न भिन्न भूगोलवेताओं ने अपने अपने विचार रखे हैं। उनमें दो मुख्य भूगोलवेताओं के विचार हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि उनके क्या विचार थे मानव भूगोल के तत्वों के प्रति। तो उसके अंदर सबसे पहले जो भूगोलवेता थे, जो दोनों इंपॉर्टेंट हैं, एक तो जीन ब्रून्स महोदय हैं जो कि फ्रांसीसी भूगोलवेता हैं, और जो दूसरे भूगोलवेता हैं एल्सवर्थ हंटिंगटन महोदय जो कि अमेरिकी भूगोलवेता हैं। इनका मानव भूगोल में तत्वों के प्रति कुछ विचार थे, उन्होंने अपने विचार रखे। तो उसके अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं जीन ब्रून्स महोदय के अनुसार। अब जीन ब्रून्स महोदय ने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई तथ्यों का जो विभाजन है वो दो आधारों पर किया, यानी कि मानव भूगोल के अंदर जो तथ्य हैं उसका विभाजन कितने आधारों पर किया, दो आधारों पर जीन ब्रून्स महोदय ने इन तथ्यों का विभाजन किया। पहला कौन सा है, एक तो है सभ्यता के विकास के आधार पर, और दूसरा कौन सा है, सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर। अर्थात जब सभ्यता का विकास हुआ था, मानव की उत्पत्ति हुई थी, सभ्यताओं का विकास हो रहा था, सभ्यता के विकास के आधार पर जीन ब्रून्स ने भौतिक इन जो मानव भूगोल के अंदर जो तत्व हैं उनका वर्गीकरण किया। फिर उसके बाद इसका क्या किया, इन्होंने उप विभागों के अंदर इसको बांट दिया। अब उप विभाग कैसे किए कि एक तो क्या कहा कि प्रमुख आवश्यकताएं, कि भाई मानव की उत्पत्ति हुई तो मानव की उत्पत्ति होते ही मानव को क्या चाहिए, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो जिनको अपन प्राथमिक आवश्यकताओं के नाम से भी जानते हैं, रोटी कपड़ा और मकान। तो प्रमुख आवश्यकताएं सबसे पहले तो मानव को ये चाहिए। फिर उसके बाद नंबर 2 भूमि का शोषण, ठीक है, ठेकेदारों के द्वारा जो प्राचीन काल में जो होता आ रहा था, जैसे ब्रिटेन या इंग्लैंड वासी जो है भारत के अंदर आए, ठीक है, उन्होंने शोषण किया। फिर जो बड़े जो ठेकेदार हैं वो भूमि का क्या करते थे, शोषण करते थे। तो भूमि का शोषण इनका भी अध्ययन करता है कौन, मानव भूगोल। फिर उसके बाद सामाजिक भूगोल का अध्ययन भी करता है मानव भूगोल, और फिर उसके बाद राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल। तो धीरे धीरे मानव का जैसे जैसे विकास होता गया, समाज का निर्माण होता गया, तो सामाजिक भूगोल बन गया। फिर उसके बाद सामाजिक भूगोल बनने के बाद क्या होने लग गई, राजनीति होने लग गई, और ऐतिहासिक भूगोल भी इसी के अंदर शामिल होता है। तो ये जीन ब्रून्स महोदय ने सभ्यता के विकास के आधार पर इन तथ्यों का विभाजन किया है, तत्वों का विभाजन किया है। दूसरा जो है वो है सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर। अब सांस्कृतिक तथ्य चूंकि अपने को पता है कि मानव द्वारा निर्मित जो भूदृश्य हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सांस्कृतिक तथ्यों के आधार या सांस्कृतिक तथ्य जिसे अपन बोलते हैं। अब इसके भी उप विभाग किए हैं जीन ब्रून्स महोदय ने। क्या उप विभाग किए कि भूमि का अनुत्पादक उपयोग, ये पहला इसने बताया जीन ब्रून्स महोदय ने, और इसके अंदर किसको शामिल किया, मकान और सड़क, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या बताया कि भूमि का जो अनुत्पादक उपयोग है। अब देखिए पूरे इस पृथ्वी के धरातल पर भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है, भिन्न भिन्न प्रकार की क्या मिलती है, स्थलाकृति मिलती है, और भिन्न भिन्न प्रकार की क्या मिलती हैं, आर्थिक क्रियाएं मिलती हैं। तो जहां पर उचित जलवायु होगी, ठीक है, जहां पर अच्छी आर्थिक स्थिति होगी या अच्छे आर्थिक क्रियाकलाप होंगे, उद्योग धंधे विकसित होंगे,
वहां पर क्या होंगे, अधिवास या मकान बनेंगे, ज्यादा मानव के अधिवास बनेंगे, और फिर उसके बाद वहीं पर क्या बनेंगी, सड़कों का निर्माण होगा। अगर स्थलाकृति उचित प्रकार की है, समतल प्रकार का मैदान है, तो वहां पर कच्ची और पक्की सड़कों का निर्माण होता है। तो इसके अंदर दो शामिल किए गए, मकान और सड़क। दूसरा इन्होंने उप विभाग क्या किया कि पशु एवं वनस्पति जगत पर मानव की विजय। तो इसके अंदर क्या शामिल किया गया, एक तो कृषि को शामिल किया और एक किसको शामिल किया, पशुपालन को शामिल किया। अब कृषि के अंदर प्राचीन काल से लेकर के और आधुनिक काल तक कृषि का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। ब्रून्स महोदय ने बताया कि मानव भूगोल के तत्वों के अंदर प्राचीन काल से लेकर के अर्थात स्थानांतरणशील कृषि से लेकर के और आज मशीनी यंत्र तक जो कृषि हो रही है उस सब का अध्ययन करते हैं इसके अंदर। तो कृषि जैसे स्थानांतरणशील कृषि है, फिर उसके बाद पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों के अंदर सीढ़ीदार कृषि है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। फिर उसके बाद जो घास वाले जो क्षेत्र हैं, जैसे प्रेरित घास के मैदान हैं, स्टेपिज घास के मैदान हैं, तो वहां पर कृषि किसके माध्यम से होती है, मशीनों के माध्यम से या यंत्रों के माध्यम से कृषि होती है। तो इस तरीके से कृषि का अध्ययन करते हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद पशुपालन, फिर उसी कृषि के अकॉर्डिंग क्या होता है, पशुपालन होता है। जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर बात करें तो रेंडियर का पशुपालन ज्यादा होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद स्टेपिज घास के जो मैदान है वहां पर भेड़ बकरी जो हैं उनका ज्यादा पशुपालन किया जाता है, तो वो कृषि के अकॉर्डिंग होता है। तो ये दूसरा उपविभाग था जीन ब्रून्स महोदय के अनुसार। तीसरा जो है वो मनुष्य के विध्वंसात्मक कार्य, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जीन ब्रून्स महोदय के अनुसार कि मानव अपने आर्थिक क्रियाकलापों के संचालन के लिए या तीव्र गति से विकास की ओर अग्रसर होने के लिए उन्होंने, मानव ने क्या किया, भूमि का जो है विध्वंसात्मक दोहन करना शुरू कर दिया है, और ये लोग हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और जीन ब्रून्स महोदय ने इसके अंदर किसको शामिल किया, खनन प्रक्रिया को शामिल किया कि जहां पर खनिज संसाधन अधिक होंगे वहां पर मानव ने क्या किया, खनन कार्य प्रारंभ किया, और बहुत ज्यादा या बहुत लंबे क्षेत्र के अंदर जो है भूमि क्या हो गई, अनुपयोगी हो गई खनन के माध्यम से। और इसी खनन को जीन ब्रून्स महोदय ने क्या कहा है, इसको लुटेरी अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है लुटेरी अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है या किस महोदय ने ये कहा है, तो नाम क्या आ जाएगा, जीन ब्रून्स महोदय। और उसके अंदर शामिल क्या है, लुटेरी अर्थव्यवस्था, खनन को बोला गया है। तो इस तरीके से जीन ब्रून्स महोदय ने दो तत्वों का विभाजन किया। दो तत्व माने एक तो सभ्यता के विकास के आधार पर तत्व और एक सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर। फिर इसके उपविभाग कर दिए और फिर उसके बाद इसके उपविभाग कर दिए। अब देखिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट जो विचार है मानव भूगोल के अंदर जो तत्व शामिल करते हैं उसके अंदर एल्सवर्थ हंटिंगटन महोदय जो कि एक अमेरिकी भूगोलवेता हैं, उन्होंने मानव भूगोल के तत्वों को कितने भागों में बांटा। तो उन्होंने मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा, एक तो बात भौतिक दशाएं और दूसरा कौन सा है, सांस्कृतिक वातावरण या सांस्कृतिक दशाएं। सांस्कृतिक दशाओं को हंटिंगटन महोदय ने क्या बताया है, मानवीय प्रतिक्रियाओं का नाम भी दिया है। तो भौतिक दशाएं कौन कौन सी हो गई, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि जो भौतिक वातावरण है वही भौतिक दशाएं हैं, और सांस्कृतिक वातावरण कौन सा हो गया, जो मानव के द्वारा निर्मित है। तो अब इसके अंदर अपन देखें तो भौतिक दशाएं देखना, हंटिंगटन महोदय ने क्या बताया, सबसे पहला जो नंबर 1 है भौतिक दशाएं कौन सी बताई, ग्लोब पर स्थिति, फिर उसके बाद भूमि की बनावट, फिर उसके बाद जलाशय, फिर उसके बाद मृदा एवं खनिज, और फिर उसके बाद जलवायु। ये 5 भौतिक दशाएं बताई हैं हंटिंगटन महोदय ने। और ये जो 5 दशाएं
जब मिल जाती हैं, या जो 5 दशाएं ये भौतिक दशाएं मिल जाती हैं, तो किसकी उत्पत्ति होती है? जीव की उत्पत्ति होती है। और जीव की उत्पत्ति होने के बाद जीवन के भेद हो गए। कौन कौन हो गए? एक वर्ग, 2 वर्गों के अंदर इसको बांट दिया हंटिंगटन महोदय ने। एक तो वनस्पति जगत हो गया और एक जीव जंतु जगत हो गया। और तीसरे प्रकार का जो है मानव हो गया। तो वनस्पति और जीव जंतु ये किसके अंग हैं? भौतिक तत्व के अंग हैं। ठीक है ना, भौतिक तत्व के अंदर ये शामिल होते हैं। और मानव भी किसका अंग है? भौतिक तत्व का ही अंग है। तो इसके अंदर देखें अपन ग्लोब पर स्थिति। तो ग्लोब पर स्थिति क्या हो गई कि पृथ्वी जो है अपने चारों तरफ भी, अपनी कीली पर भी घूमती है, घूर्णन करती है और सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है। अब जब ये 2 गतियां हैं पृथ्वी की, तो दिन और रात बनने की प्रक्रिया होती है और ऋतुएं बनती हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो है क्लाइमेट का निर्धारण होता है। चूंकि पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई भी है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपना क्लाइमेट अर्थात जलवायु जो है वो निर्धारित हो जाती है। अब कहीं पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु, कहीं पर शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु और कहीं पर शीत कटिबंधीय जलवायु। तो स्थिति क्या है? ठीक है ना, किसी भी क्षेत्र की ग्लोब पर स्थिति क्या है? वो उष्ण कटिबंध में स्थित है, वो शीतोष्ण कटिबंध में है, या फिर शीत कटिबंध के अंदर स्थित है। फिर उसके बाद भूमि की बनावट। अब चूंकि अपने को पता है कि इस पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, उच्चावच पाए जाते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, घाटियां। ये सब क्या करते हैं? जलवायु को प्रभावित करते हैं। और जलवायु भी इनसे क्या होती है? प्रभावित होती है। और जैसे ही जलवायु प्रभावित होगी तो वहां पर उसी के अकॉर्डिंग जो है मानव अधिवास या मानव क्रियाकलाप वहां पर मिलते हैं। फिर उसके बाद नंबर 3 जलाशय। तो जलाशय भी प्रभावित करेगा। जलाशय किस तरीके से प्रभावित करेगा कि जो नदियां हैं वो क्या करती हैं? नदियां जलोढ़ मैदान का निर्माण करती हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वहां पर। तो इसलिए वहां पर क्या होती है? गहन कृषि होती है, गहन प्रकार की कृषि होती है उस क्षेत्र के अंदर। फिर उसके बाद मुख्य रूप से जल अपने को पता है महासागरों के अंदर, नदियों के अंदर, झीलों के अंदर मुख्य रूप से मिलता है। और फिर उसके बाद जहां पर जो सम जलवायु जहां पर पाई जाती है, अर्थात जो बिल्कुल समुद्र के पास में जो क्षेत्र होता है, स्थलीय पार्ट होता है, वहां पर जलवायु किस प्रकार की होगी? सम प्रकार की जलवायु होगी। यानी कि जो तटीय क्षेत्र होते हैं, स्थलीय पार्ट, वहां पर जलवायु किस प्रकार की होगी? सम प्रकार की जलवायु होगी। सम प्रकार की जलवायु का मतलब न तो अधिक गर्मी और न अधिक सर्दी। लेकिन जैसे जैसे महाद्वीप या कॉन्टिनेंट के अंदर अपन जाते हैं, वैसे वैसे जलवायु क्या होती जाती है? शुष्क और कठोर होती जाती है। तो जलाशय भी प्रभावित करते हैं। फिर उसके बाद मृदाएं एवं खनिज। मृदाएं एवं खनिज। अब किसी भी देश की या किसी भी कंट्री की जो आर्थिक स्थिति है वो किस पर डिपेंड करेगी? खनिजों पर डिपेंड करेगी। क्यों? क्योंकि जितने अधिक प्राकृतिक संसाधन अपने पास होंगे, खनिज संसाधन अपने पास होंगे, वहां पर उतने ही उद्योग धंधे क्या होंगे? विकसित होंगे। और जितने उद्योग धंधे विकसित होंगे, वहां की जनसंख्या उद्योगों के अंदर क्या होगी? संलग्न होगी। और फिर उसके बाद वो कंट्री क्या होगा? डेवलप्ड कंट्री होगा, अर्थात विकसित कंट्री होगा। और फिर उसके बाद मृदाएं, तो मृदा भी प्रभावित करती है। मिट्टी जो होती है, अगर समतल प्रकार की मिट्टी है तो वहां पर मानव अधिवास ज्यादा होंगे, सड़कों का निर्माण ज्यादा होगा, गृह निर्माण ज्यादा होंगे। तो मृदाएं एवं खनिज भी क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। और फिर उसके बाद जलवायु। अगर सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला जो तत्व है वो कौन सा है? जलवायु है। इन सभी तत्वों के अंदर सबसे ज्यादा अगर प्रभावित करने वाला तत्व है तो वो कौन सा है? जलवायु है। तो इस तरीके से जो हंटिंगटन महोदय हैं उन्होंने कितने भौतिक तत्व बताए या भौतिक दशाएं बताई? उसके अंदर 5 उन्होंने भौतिक दशाएं बताई हैं। ग्लोब पर स्थिति क्या है, फिर उसके बाद भूमि की बनावट क्या है, फिर उसके बाद जलाशय, फिर उसके बाद मृदाएं एवं खनिज, और फिर उसके बाद जलवायु। ये एरो के जो निशान लगे हुए हैं ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये इसको प्रभावित करता है, फिर उसके बाद ये इसको प्रभावित करेगा, फिर उसके बाद ये इसको प्रभावित करेगा, और फिर उसके बाद ये इसको प्रभावित करेगा। ठीक ऐसे ये इसको प्रभावित करेगा,
ये इसको प्रभावित करेगा, ये इसको प्रभावित करेगा और ये इसको प्रभावित करेगा, अर्थात ये एक दूसरे से क्या है, अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। अब जब ये पांचों भौतिक दशाएं मिल जाती हैं, वहां पर किसकी उत्पत्ति होगी, जीव की उत्पत्ति होगी। और फिर उसके बाद जीवन के भेद, उसमें प्रथम दो प्रकार के जीव कौन से होंगे, वनस्पति हो गया और फिर उसके बाद जीव जंतु हो गए। तो वनस्पति और जीव जंतु किसके हैं, भौतिक दशाओं या भौतिक तत्वों के ही अंग हैं। फिर उसके बाद मानव, जो कि सबसे अधिक क्रियाशील है और उपभोक्ता भी है। अब जब सबसे अधिक क्रियाशील और उपभोक्ता है कौन, मानव, तो क्या करेगा, अब देखना यहां पर जो मानवीय प्रतिक्रियाएं हैं, अर्थात वो क्या करेगा, वातावरण से ये जो भौतिक दशाएं हैं इनके साथ क्या करेगा, अपने आप को समायोजित करने का प्रयास करेगा, अर्थात इनसे क्या करेगा, संघर्ष करेगा। अब जैसे ही इनसे संघर्ष करेगा, अपने आप को समायोजित करने का प्रयास करेगा, तो उसको सबसे पहले किसकी आवश्यकता होगी, मतलब अब जब ये भूदृश्य निर्मित करने लगेगा तो उन्हीं को क्या बोल दिया, मानवीय प्रतिक्रियाएं या सांस्कृतिक वातावरण। क्योंकि किससे वो संघर्ष कर रहा है, भौतिक दशाओं से संघर्ष कर रहा है, और जब भौतिक दशाओं से संघर्ष कर रहा है तो क्या होंगे, भूदृश्यों का निर्माण होगा, और किसके द्वारा होगा, मानव के द्वारा होगा। तो इन्हीं को क्या नाम दिया गया, सांस्कृतिक वातावरण और या फिर मानवीय प्रतिक्रियाएं। अब जब सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण हो चुका है तो फिर उसके बाद मानव को सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है, तो हंटिंगटन महोदय ने बताया कि सबसे पहले उसको भौतिक आवश्यकताओं की जरूरत होती है, भौतिक आवश्यकताएं जरूरी होती हैं। और भौतिक आवश्यकताएं अर्थात इनको प्राथमिक आवश्यकताएं भी आप बोल सकते हैं। प्राथमिक आवश्यकताओं में क्या क्या हो गई, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है ना। बहुत पुरानी मूवी है, एक फिल्म है मनोज कुमार की, रोटी, कपड़ा और मकान। ये मानव की तीन मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो ये किसके अंदर हो गई, भौतिक आवश्यकताएं हो गई मानव की। तो उसके अंदर क्या हो गया, भौतिक आवश्यकताओं के अंदर भोजन हो गया, ठीक है ना, रोटी, फिर उसके बाद कपड़ा यानी कि वस्त्र हो गए, और फिर उसके बाद शरण यानी कि मकान, रोटी, कपड़ा और मकान, और फिर उसके बाद औजार और यातायात के साधन। तो ये तो हो गए भौतिक आवश्यकताएं। अब मानव क्या करता है, मानव ने जैसे ही ये जो भौतिक आवश्यकताएं हैं इनकी पूर्ति के लिए वो क्या करेगा, भाई ये ऐसे तो मिलेंगे नहीं, तो इनकी पूर्ति के लिए वो क्या करेगा, मुख्य व्यवसाय करेगा। क्या करेगा, आखेट कृषि करेगा, पशुपालन करेगा, मत्स्य व्यवसाय करेगा, व्यापार करेगा, या निर्माण उद्योगों को क्या करेगा, विकसित करेगा। किसकी पूर्ति के लिए, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन सब को मानव क्या करेगा, विकसित करेगा। और फिर उसके बाद जैसे ही मानव की भौतिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, उनकी पूर्ति हो जाती है, तो मानव क्या करता है, अपनी कार्य कुशलता को बढ़ाता है। अपनी कार्य कुशलता को कैसे बढ़ाएगा, सांस्कृतिक प्रेरणा, अपने स्वास्थ्य को सुधारेगा, ठीक है, खान पान अच्छा करेगा, आमोद प्रमोद, ठीक है ना, हंसी खुशी से जो है अपना जीवन व्यतीत करेगा। तो मानव क्या करता है, जैसे ही भौतिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं तो फिर उसके बाद अपनी कार्य कुशलता को बढ़ाना शुरू कर देता है। और जैसे ही कार्य कुशलता बढ़ जाती है तो फिर उसके बाद, चूंकि मानव का आपको पता ही है इच्छाओं की पूर्ति कभी होती नहीं है, तो फिर उसके बाद उच्च आवश्यकताएं अर्थात मानव की उच्च आवश्यकताएं हो जाती हैं। और उच्च आवश्यकता के अंदर क्या करने लगता है, वो सरकार का गठन करने लगता है, शिक्षा, फिर उसके बाद विज्ञान उन्नति करने लगता है, नए नए आविष्कार करने लगता है, धर्म, फिर उसके बाद कला और साहित्य, क्योंकि उसने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर ली। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसके लिए इसका विकास कर लिया उसने, किसने, मानव ने। और जैसे ही इनका विकास हो गया तो उसकी उदर पूर्ति होने लग गई, और उदर पूर्ति होने लग गई तो कार्य कुशलता यानी कि हंसी खुशी से खेलने लग गया, विकास करने लग गया। और जैसे ही हंसी खुशी से विकास करने लग गया तो फिर उसके बाद क्या, सरकार उच्च आवश्यकताएं हो गई मानव की, सरकार का गठन है, शिक्षा है, विज्ञान है, धर्म है, कला है और साहित्य है। और ये जो उपयुक्त तथ्य हैं, सभी जो तथ्य हैं, ये मानव सभ्यता और उन्नति को दर्शाते हैं। ये सभी क्या करते हैं, मानव की सभ्यता और उन्नति को
दर्शाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज क्या देखा कि एक तो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र यानी कि स्कोप और तत्व अर्थात एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो मानव भूगोल का क्या विषय क्षेत्र है, विषय क्षेत्र चूंकि विस्तृत है मानव भूगोल का, नए नए तथ्य उसके अंदर जुड़ते रहते हैं, समावेश उनका होता रहता है, उनका अध्ययन चलता रहता है। और फिर उसके बाद जो मानव भूगोल के तत्व हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो उसमें दो भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल के मुख्य रूप से तत्वों का यहाँ पर वर्णन किया है, जीन ब्रून्स महोदय जो कि फ्रांसीसी भूगोलवेता हैं, और फिर उसके बाद एल्सवर्थ हंटिंगटन महोदय। तो इस तरीके से हम लोगों ने मानव भूगोल का अर्थ, मानव भूगोल की परिभाषा, और फिर उसके बाद मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल का उद्देश्य, फिर उसके बाद मानव भूगोल के उपागम, फिर उसके बाद मानव भूगोल का विकास, और आज मानव भूगोल का विषय क्षेत्र और मानव भूगोल के तत्व, इन सब के बारे में हम लोगों ने सीखा। अब आगे मानव भूगोल के सिद्धांत और मानव भूगोल के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, उन सब के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।